नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। सबसे पहले शुरुआत हेडलाइंस से। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार तेज। उत्तर प्रदेश में अमित शाह और जेपी नड्डा की रैली। मुजफ्फरनगर में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की प्रेस वार्ता। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू और भगवंत मान ने भरा पर्चा। भारत ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते के लिए पहले दौर की वार्ता संपन्न। 26 नीतिगत क्षेत्रों के बारे में विचार विमर्श। दूसरे दौर की वार्ता 7 से 18 मार्च के दौरान। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की 5 राज्यों के साथ कोविड समीक्षा बैठक। भारत में कोरोना के घटते मामलों के बीच WHO की चेतावनी। कोविड नियमों में ढिलाई नहीं बरतने की सलाह। बीटिंग द रिट्रीट के साथ गणतंत्र दिवस समारोह का समापन। सैन्य संगीत की धुन से गूंजा विजय चौक। आकर्षण का केंद्र रहा 1000 ड्रोन का प्रदर्शन। ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल के खिताब पर एशले बार्टी का कब्जा। 44 साल में खिताब जीतने वाली पहली ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी। पुरुष एकल में राफेल नडाल और मेदवेदेव होंगे आमने सामने। खबरों की शुरुआत करते हैं चुनाव से जुड़ी कुछ खबरों से। उत्तर प्रदेश के लिए पहले दौर के लिए चुनाव प्रचार चरम पर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में पार्टी के लिए प्रचार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सबका साथ और सबका विकास करती है, लेकिन बाकी पार्टियां जाति और परिवार के विकास की बात करती हैं। प्रभावी मतदाता संवाद में उन्होंने लोगों को मुजफ्फरनगर दंगों और नाइंसाफी की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि बीजेपी के शासन में दंगा कराने वाले जेल की सलाखों के पीछे हैं। बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी या बीएसपी की सरकार बनी तो एक बार फिर माफिया राज आएगा और जातिवाद बढ़ेगा। परिवार वाली पार्टियां इनका सम्मान नहीं कर सकती। अपने परिवार की इर्द गिर्द वो पुरानी छोड़ दीजिए। विशुद्ध सरकार 10 साल रही। किसानों के लिए आपने क्या किया? तो फिर से अगर वो अकेले में गलती कर दी तो वही दंगे कराने वाले फिर से लखनऊ की गद्दी पर बैठ जाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मुजफ्फरनगर और देवबंद में डोर टू डोर कैंपेन भी किया। उन्होंने घर घर जाकर लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की। अमित शाह के डोर टू डोर कैंपेन के समय मौके पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। कोरोना वायरस संक्रमण और सुरक्षा कारणों से डोर टू डोर कैंपेन को जल्द खत्म करना पड़ा। अमित शाह ने प्रचार के दौरान एहतियात बरतने का फैसला लिया है। उधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने गाजियाबाद और मुजफ्फरनगर में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। दोनों नेताओं ने बीजेपी पर किसानों का अपमान करने का आरोप लगाया और बीजेपी को हराने का संकल्प लिया। अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव में उन्हें किसानों समेत सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा है। हमें उम्मीद है कि शहर के लोग भी अन्नदाता के पक्ष में मतदान करेंगे और जो खुशहाली आनी चाहिए थी, जो तरक्की होनी चाहिए थी, जो विकास का रास्ता होना चाहिए था, वो भारतीय जनता पार्टी ने रोका है। अब नजर डालते हैं विधानसभा चुनाव से जुड़ी कुछ और अहम खबरों पर। चुनाव आयोग ने आगामी विधानसभा चुनाव से संबंधित सभी एग्जिट पोल पर 10 फरवरी को सुबह 7 बजे से 7 मार्च की शाम 6:30 बजे तक रोक लगा दी है। यूपी के मुख्य चुनाव अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने कहा कि एग्जिट पोल कराने, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसका प्रकाशन या प्रचार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 जनवरी को उत्तर प्रदेश की पहली वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे।
इस दौरान प्रधानमंत्री पहले चरण के तहत जिन विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं वहां के मतदाताओं से बातचीत करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तर प्रदेश के बरेली में डोर टू डोर कैंपेन कर चुनाव प्रचार किया। उन्होंने मतदाताओं से विकास के लिए मतदान करने की अपील की। बागपत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार के दौरान विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि पहले दंगाइयों को सम्मानित किया जाता था, जबकि उनकी सरकार में माफियाओं की संपत्ति पर बुलडोजर चल रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच का काम पूरा हो चुका है। दूसरे चरण के चुनाव के लिए 794 प्रत्याशियों ने पर्चे भरे हैं। दूसरे चरण का मतदान 14 फरवरी को 9 जिलों के 55 विधानसभा क्षेत्रों के लिए होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को गोवा का 1 दिवसीय दौरा करेंगे। इस दौरान वो राज्य के 3 विधानसभा क्षेत्रों में इंडोर जनसभाओं को संबोधित करेंगे। गोवा में 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव होंगे। गोवा के लिए तृणमूल कांग्रेस और एमजीपी के गठबंधन ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। मैनिफेस्टो में 10 वादे किए गए हैं। दोनों पार्टियों ने प्रदेश के विकास को तरजीह दी है। गोवा विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच का काम पूरा हो गया है। चुनाव के लिए कल 587 पर्चे दाखिल किए गए। नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 31 जनवरी है। मतदान 14 फरवरी को होगा। पंजाब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने अमृतसर पूर्व सीट से विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरा। वो इस सीट से निवर्तमान विधायक हैं। उनका मुकाबला शिरोमणि अकाली दल के बिक्रम सिंह मजीठिया से होगा। पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भगवंत मान ने संगरूर जिले की थुरी विधानसभा सीट से अपना पर्चा भरा। भगवंत मान इस समय संगरूर लोकसभा सीट से सांसद हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने मोरेडा में घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया। इस चुनाव प्रचार में उन्होंने लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार के कामकाज गिनाकर वोट मांगे। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब में चुनाव प्रचार में जुटे हैं। जालंधर में उन्होंने कहा कि दूसरे दल गंदी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ उनकी पार्टी के पास ही विकास का एजेंडा है। भारत और ब्रिटेन ने भारत यूके मुक्त व्यापार समझौते के लिए पहले दौर की वार्ता संपन्न की। वर्चुअल तरीके से ये वार्ता लगभग 2 हफ्तों से अधिक समय तक चली। पहले दौर की वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने स्वीकार किया कि कोविड वैश्विक महामारी के कारण पैदा हुई चुनौतियों के बावजूद इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। पहले दौर की वार्ता के दौरान दोनों पक्षों के तकनीकी विशेषज्ञ 32 अलग अलग सत्रों में चर्चा के लिए एक साथ आए। इसमें 26 नीतिगत क्षेत्रों को कवर किया गया, जिनमें वस्तुओं का व्यापार, वित्तीय सेवा एवं दूरसंचार समेत सेवाओं में व्यापार, निवेश, बौद्धिक संपदा, सीमा शुल्क और व्यापार सुविधा, स्वच्छता और साइकोसैनिटरी उपाय, व्यापार में तकनीकी बाधाएं, प्रतिस्पर्धा, लिंग, सरकारी खरीद, एसएमई, स्थिरता, पारदर्शिता, व्यापार और विकास, भौगोलिक संकेतक और डिजिटल शामिल हैं। वार्ता काफी उपयोगी रही और दुनिया की 5वीं और 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक सौदे के लिए साझा लक्ष्यों को दर्शाया गया। पहले दौर में सकारात्मक चर्चा ने भारत और ब्रिटेन के बीच कुशल प्रगति के लिए आधार तैयार किया है। दूसरे दौर की वार्ता 7 से 18 मार्च के दौरान तय है। दोनों पक्ष 2022 के अंत तक वार्ता समाप्त करने और एक व्यापक समझौता सुनिश्चित करने संबंधी साझा लक्ष्य पर काम कर रहे हैं। भारत ने अफगानिस्तान को मानवीय सहायता के तहत 3 टन जीवन रक्षक दवाओं की चौथी खेप भेज दी है। इसे काबुल में इंदिरा गांधी अस्पताल को सौंपा गया।
विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारत पहले ही अफगानिस्तान को चिकित्सा सहायता के 3 शिपमेंट की आपूर्ति कर चुका है, जिसमें कोरोना वैक्सीन की 5 लाख खुराकें और आवश्यक जीवन रक्षक दवाएं शामिल हैं। आने वाले हफ्तों में भारत अफगानिस्तान के लोगों के लिए मानवीय सहायता के अधिक बैचों की आपूर्ति करेगा, जिसमें दवाएं और खाद्यान्न शामिल हैं। संकटग्रस्त अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के रास्ते भारत की तरफ से भेजे जाने वाली गेहूं की खेप की आपूर्ति की शुरुआत अगले महीने से शुरू होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इस बार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर आयोजित एक कार्यक्रम की वजह से मन की बात का प्रसारण 11:30 बजे किया जाएगा। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 85वीं और वर्ष 2022 की पहली कड़ी होगी। मणिपुर में आजादी के 75 साल बाद पहली मालगाड़ी रानी गाइडिनेल्यू स्टेशन पहुंची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे ऐतिहासिक दिन बताते हुए कहा कि पूर्वोत्तर में परिवर्तन जारी है। उन्होंने कहा कि मणिपुर की कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी और वाणिज्य को बढ़ावा दिया जाएगा। हरियाणा सरकार ने कोरोना के मामलों में कमी को देखते हुए राज्य में प्रतिबंधों में ढील दी है। सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स 50% की क्षमता के साथ खुल सकेंगे। विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और 10वीं से 12वीं कक्षा तक के लिए स्कूलों में 1 फरवरी से कक्षाएं पहले की तरह चलेंगी। गुजरात सरकार ने राज्य के 27 शहरों में रात्रि कर्फ्यू 4 फरवरी तक बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में गांधीनगर में हुई कोर समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया। होटल और रेस्तराओं को 24 घंटे भोजन की होम डिलीवरी की अनुमति होगी। कर्नाटक सरकार ने 31 जनवरी से रात्रिकालीन कर्फ्यू हटाने और 1 से 9वीं कक्षा तक के लिए स्कूल खोलने का फैसला किया है। सरकार ने महाराष्ट्र, केरल और गोवा से आने वाले यात्रियों के लिए अनिवार्य RT-PCR जांच को जारी रखने का भी फैसला किया। पुणे में 1 फरवरी से स्कूल और कॉलेज खोले जाएंगे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। पहली कक्षा से 8वीं के लिए स्कूल का समय नियमित समय से आधा होगा। हालांकि 9वीं और 10वीं कक्षा के साथ कॉलेज नियमित समय के मुताबिक चलेंगे। केरल सरकार ने राज्य में कोविड की तीसरी लहर पर नियंत्रण के लिए प्रतिबंध और बढ़ा दिया है। महामारी के प्रसार के आधार पर जिलों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। तिरुवनंतपुरम जिला सर्वाधिक संक्रमित है। इसके बाद एर्नाकुलम और 7 अन्य जिले हैं। भारतीय नौसेना से सेवामुक्त हुआ स्वदेशी युद्धपोत INS खुकरी औपचारिक रूप से दमनदीव प्रशासन को सौंप दिया गया। अब इसे संग्रहालय में बदलकर खुकरी मेमोरियल में रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर हवाई अड्डे पर विस्तारित रनवे पर विमान संचालन शुरू हो गया है। इंडिगो फ्लाइट 6E-137 ने रनवे में पहली उड़ान भरी। 6,700 फुट लंबे मौजूदा रनवे को बढ़ाकर 8,000 फुट किया गया है। एनजीटी ने महाराष्ट्र के पालघर जिले के तारापुर MIDC क्षेत्र की लगभग 100 औद्योगिक इकाइयों को साथ मिलकर 186 करोड़ रुपए मुआवजा अदा करने का आदेश दिया है। इसके अलावा एनजीटी ने MIDC को 2 करोड़ रुपए अदा करने का आदेश दिया। अब आगे नजर डालते हैं बाकी की खबरों पर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई केंद्र और राज्यों का साझा प्रयास और जिम्मेदारी है। वो आज 5 राज्यों में कोविड की स्थिति और टीकाकरण अभियान की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने ओडिशा, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य मंत्रियों और अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की। उन्होंने इन राज्यों से 15 से 17 आयु वर्ग के लोगों के टीकाकरण में तेजी लाने और कोविड की टेस्टिंग बढ़ाने को कहा है।
राज्यों को चिकित्सा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और टेली परामर्श पर ज्यादा ध्यान देने की सलाह भी दी गई। उन्होंने कहा कि अभी महामारी खत्म नहीं हुई है, हमें अभी भी सतर्क रहना है और एहतियात बरतने हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि भारत में भले ही कोरोना संक्रमण के मामलों के एक स्तर पर पहुंचने के बाद बदलाव न हो रहा हो, लेकिन खतरा अब भी बरकरार है। WHO ने संक्रमण को फैलने से रोकने और स्थिति के मुताबिक कदम उठाने की बात कही है। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में परिवर्तन नहीं होने के सवाल पर WHO में दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र की क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह ने कहा है कि कोविड-19 का खतरा बरकरार है और वर्तमान में संक्रमण फैलने की दर के विपरीत कोई भी देश जोखिम से बाहर नहीं है। अमेरिका में कोरोना वायरस के डेल्टा स्वरूप की तुलना में ओमिक्रॉन स्वरूप से प्रतिदिन अधिक लोगों की मौत हो रही है। अगले कुछ दिन या सप्ताह में मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। अमेरिका में मृतकों की 7 दिन की औसत संख्या में नवंबर के मध्य से वृद्धि देखी जा रही है। अमेरिका में कोविड-19 की वजह से 8,78,000 लोगों की मौत हो चुकी है और मृतकों की संख्या के मामले में वो शीर्ष पर है। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि यूक्रेन की सीमा के निकट बड़ी संख्या में रूसी बलों को तैनात किया जा चुका है और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पास अब कई सैन्य विकल्प हैं। लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि हम ये नहीं मानते कि राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ इन बलों का इस्तेमाल करने का अंतिम निर्णय ले लिया है, लेकिन उनके पास स्पष्ट रूप से ऐसा करने की क्षमता है। इस बीच मॉस्को में रूस सरकार ने बताया कि पुतिन ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से कहा कि पश्चिमी देशों ने रूस की सुरक्षा संबंधी चिंताओं पर गौर नहीं किया। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि रूस युद्ध शुरू नहीं करना चाहता, लेकिन वो पश्चिमी देशों को उसके सुरक्षा हितों को रौंदने नहीं देगा। इस बीच ऑस्टिन ने भी राष्ट्रपति पुतिन से तनाव कम करने की अपील की है। रूस ने यूक्रेन की सीमा के निकट 1 लाख से अधिक सैनिकों को तैनात किया है, जिससे इस क्षेत्र में युद्ध की आशंका तेज हो गई है। रूस ने लगातार इस बात से इनकार किया है कि वो यूक्रेन पर हमले की योजना बना रहा है, लेकिन अमेरिका और उसके नाटो सहयोगियों का मानना है कि रूस युद्ध की ओर बढ़ रहा है। इस बीच अमेरिका ने यूक्रेन के मौजूदा संकट को दूर करने के लिए सोमवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक बैठक बुलाई है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की प्रतिनिधि लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा कि 1 लाख से अधिक रूसी सैनिक यूक्रेन और रूस की सीमा पर तैनात हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा कि रूस अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा संयुक्त राष्ट्र चार्टर के लिए गंभीर स्थिति पैदा कर रहा है। रूस की आबादी में सोवियत संघ के पतन के बाद अब तक की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है। कोरोना और दूसरे कारणों से रूस में करीब 10 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। रूस की सांख्यिकी एजेंसी रोस्टैट की रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। 2020 में भी रूस की आबादी 5 लाख से ज्यादा घट गई थी। 2021 में रूस की आबादी में भारी कमी की मुख्य वजह कोरोना महामारी तो है ही, लेकिन रूसी सरकार की जनसंख्या नीति को भी इसका जिम्मेदार माना जा रहा है। रूस दुनिया के उन देशों में शुमार है जो कोरोना से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने द ग्रेट बैरियर रीफ के संरक्षण के लिए अगले 9 वर्षों में और 1 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर खर्च करने की घोषणा की है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने इसका ऐलान किया। ऑस्ट्रेलिया ने द ग्रेट बैरियर रीफ का विश्व विरासत स्थल का दर्जा घटाने संबंधी यूनेस्को के फैसले को स्थगित करने के बाद ये कदम उठाया है। उत्तर पूर्वी तट पर भूक्षरण की समस्या को दूर करने, भूमि की स्थिति में सुधार लाने और कीटनाशकों का समुद्र में अतिरिक्त प्रवाह रोकने के लिए ये राशि खर्च की जाएगी। इस मदद से द ग्रेट बैरियर रीफ में फिर से मछलियों और अन्य जलीय जीवों की तादाद बढ़ेगी। दुनिया की नंबर 1 टेनिस प्लेयर एशले बार्टी ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने अपने करियर में पहली बार ऑस्ट्रेलियाई ओपन ग्रैंड स्लैम जीता है। एशले बार्टी ने फाइनल में अमेरिका की डेनियल कॉलिंस को सीधे सेटों में 6-3, 7-6 से करारी शिकस्त दी है। दोनों के बीच यह खिताबी मुकाबला 1 घंटा 27 मिनट तक चला। एशले बार्टी ने यह खिताब जीतने के साथ ही इतिहास रच दिया है। दरअसल 44 साल बाद यह खिताब जीतने वाली बार्टी पहली ऑस्ट्रेलियन प्लेयर बन गई हैं।
इससे पहले 1978 में क्रिस ओनील ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन खिताब पर कब्जा जमाया था। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के फाइनल में कल राफेल नडाल और डेनिल मेदवेदेव का मुकाबला होगा। 20 ग्रैंड स्लैम जीत चुके स्पेन के राफेल नडाल रूस के शीर्ष वरीयता प्राप्त डेनिल मेदवेदेव में खिताबी मुकाबले से भिड़ेंगे। डेनिल मेदवेदेव ने शुक्रवार को स्टेफानोस सितसिपास को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के फाइनल में प्रवेश किया है। राफेल नडाल और मेदवेदेव अब तक 4 मौकों पर आमने सामने हुए हैं, जिसमें स्पेनिश दिग्गज ने 3 में जीत दर्ज की, जबकि दूसरी तरफ मेदवेदेव सिर्फ एक बार ही नडाल से जीत सके हैं। ऐसे में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का ये फाइनल खिताबी मुकाबला खासा दिलचस्प रहने वाला है। भारत और इजराइल के बीच पूर्ण राजनयिक रिश्तों की नींव पड़े 30 साल हो चुके हैं। 29 जनवरी 1992 को दोनों देशों के रिश्तों में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई थी। इस मौके पर दिल्ली के हाइफा चौक और गेटवे ऑफ इंडिया पर विशेष सजावट की गई। भारत इजराइल राजनयिक मैत्री संबंधों की 30वीं वर्षगांठ को यादगार बनाने के लिए एक प्रतीक चिन्ह भी जारी किया गया। दिल्ली के विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट समारोह के साथ गणतंत्र दिवस समारोह का समापन हो गया। इस दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। समारोह की शुरुआत बिगुल पर फैनफेयर गीत के साथ हुई। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के बैंड ने जय जन्मभूमि और केसरिया बन्ना धुन बजाई। नेवी बैंड ने कई फॉर्मेशन बनाते हुए परफॉर्म किया, जिसमें जय भारती धुन बजाई। सीएपीएफ बैंड ने वीर सियाचिन और विजय घोष धुन बजाई। नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और राष्ट्रपति भवन को रंग बिरंगी लाइट से सजाया गया। आजादी का अमृत महोत्सव थीम पर 5 मिनट का लेजर शो हुआ। साथ ही 1000 ड्रोन ने आकाश को तिरंगे रंग से रोशन कर दिया। ड्रोन शो के दौरान ग्लोब पर भारत का नक्शा दिखाया गया और आजादी के अमृत महोत्सव की कहानी बयां की गई। खबरों में बस इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं बीटिंग रिट्रीट समारोह की झलकियों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।